मंगलम। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो सुषमा भाभी जी, चोड़िया और वर्षा भाभी, आप भी अपना अनम्यूट वो कर लो, और सुषमा भाभी अपने आप को म्यूट कर लो और वीडियो ऑन कर लो, है ना। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी आप भी वीडियो ऑन कर लो। तो वैसे तो आप लोगों को बोलना है आज के दिन। तो मैं ये पूछने वाली थी कि हमने इंद्रिय 5 पढ़े, उनमें किसको क्या समझ में आया या किसको क्या नहीं समझ में आया। हाँ, वर्षा भाभी आप काम में हो कि कहीं बाहर हो, तो आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, आपका आवाज आया, वर्षा भाभी का मेरे को आवाज भी नहीं आ रहा है, उसका वीडियो भी उनका ऑन नहीं है। लगा दिया। हाँ, वीडियो ऑफ रहेगा। क्यों? बीच बीच में आती रहूंगी। क्यों? बीच बीच में अनम्यूट करती रहूंगी। नहीं, क्यों क्यों भाई? चल रहा है और कुछ चल रहा है साथ में। और कुछ चल रहा है, ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, तो नम्रता भाभी जी, आप ही बता दो कि आप पहले इंद्रिय 5 में आप क्या समझे थे। मैं बताऊं क्या? ठीक है वर्षा भाभी, आप बता दो। देखो, इंद्रिय 5 यानी आपने बताया था कि अपने तेरापंथी इसमें इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। हाँ, ठीक है। पहले स्पर्शनेंद्रिय है ना। हाँ, स्पर्श पहला अपन में लिया, बाकी इसमें श्रोतेंद्रिय पहले। हाँ, स्पर्श के बाद फिर आपको बताया था कि बोलते समय तो वीडियो ऑन कर लो, फिर बाद में ऑफ कर लेना, तो वो सुनने वालों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि हाँ क्या बोल रहे हैं, है ना। हाँ, अब बोलिए। देखो, 5 है ना। एक स्पर्शेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, और क्या था, घ्राणेंद्रिय। हाँ, एक्चुअली आपका सीक्वेंस फिर भी सही नहीं आया। वो ठीक है कि हम स्पर्शनेंद्रिय से चालू करते हैं और वो जो दूसरे वाले हैं वो श्रोतेंद्रिय से चालू करते हैं, ठीक है। अब हाँ, घ्राणेंद्रिय, फिर चक्षु और फिर कान, श्रोतेंद्रिय। हाँ, राइट, ठीक है। अपने अपनी निश्चित विषय का ज्ञान करने वाली चेतना का नाम इंद्रिय है। हाँ, नमस्कार जी, आपका नंबर आएगा तब आप बोलना ना, है ना, सॉरी। हाँ, बोलिए वर्षा भाभी। फिर मुझे क्या क्या समझा ये बताती हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मुझे गति मनुष्य, मतलब अपन जो बोलते हैं, अपन वो क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। पहले मुझे ये बताएं आप कि हमने जो इंद्रिय वाला चैप्टर पढ़ा उसमें आप क्या समझे। हमने पहले चैप्टर किया था ना इंद्रिय वाला, फिर उसके बाद में मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिए थे। देखो, मतलब ये है कि अगर कोई भी संसारी जीव है तो उसमें चेतना है ही, और उसके इंद्रिय रहेंगे, पर उनके पूरे इंद्रिय रहेंगे ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है। कोई एक इंद्रिय वाला हो सकता है, कोई 2 वाला भी, और कोई 5 वाला भी। ओके, ठीक है। हाँ, और समझा कि अगर क्या बोल सकते हैं कि जैसे अपने कर्म का वर्णन होता है जो आपने बोला था, हाँ, वैसे वैसे इंद्रियों की पर्याप्ति होती है। कर्मों का कर्मों का क्षयक्षम होता है, बंद नहीं होता है ना। जो भी हमको मिलेगा वो क्षयक्षम से मिलेगा। हाँ, इस जन्म में अपने को इंद्रियों की पर्याप्त इंद्रिय मिलेंगे, फिर वो 1 से लेके तो 5 अपने को मिल सकते हैं। ओके, मनुष्य में 5 होते हैं। स्त्रियों से भी जो आपने बोला था उनमें भी 5 होते हैं। ठीक है। और एक इंद्रिय ये जनरल, हाँ बोलिए। और इसके पृथ्वी, वायु, अग्नि, इनके जो जीव होते हैं वो जनरली एक इंद्रिय होते हैं। उसमें वनस्पति भी आ गया, ये एक इंद्रिय वाले होते हैं। मतलब जैसे आपने बोला अनार वगैरह, तो ये एक इंद्रिय में आ जाएंगे वनस्पति। हमने इंद्रिय के बारे में पढ़ा था कि एक द्रव्येंद्रिय होता है, एक भावेंद्रिय होता है, उसके बाद उसके बाद ये चैप्टर की बात करें। यस यस, हमारा पिछली बार ये चैप्टर हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा आप पूरी रिवीजन ले रहे हैं। नो 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 नो, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की पहले लेते फिर
पिछले बार का मुझे समझा है, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपका पढ़ा हुआ खोल रही हूँ हाँ हाँ ताकि ठीक मैं है, आपको बता सकूँ। ओके। कहाँ गया? इंद्रिय अपन ने बोला था किसी भी विषय का ज्ञान करने वाली चेतना जो होती है उसको इंद्रिय बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ये 5 इंद्रिय है। ओके फिर उसमें 2 प्रकार के, एक द्रवेंद्रिय और एक भावेंद्रिय। ओके, द्रवेंद्रिय जो है औद्गलिक होता है, मतलब पुद्गल के जुड़ने से जो होता है वो होता है, हाँ और जो भावेंद्रिय है वो आपने बोला था वो आत्मा से रिलेटेड है। ओके, ठीक है। द्रवेंद्रिय के आपने 2 टाइप बताए थे, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति के भी 2 बताए थे। निवृत्ति मतलब आपने बोला था कि शेप से रिलेटेड है, ठीक है, उसका आकार। यस, और निवृत्ति के 2 बोला था, बाह्य और एक आंतरिक, जिसका वर्ड्स अभ्यंतर और बाह्य। और आपने जो भावेंद्रिय बोला था उसमें आपने लब्धि और उपयोगी 2 बोला था। बिल्कुल, उसमें बोला था कि लब्धि कि आपको प्राप्त होगा, हाँ ठीक है, हाँ, और उपयोग होता है कि प्राप्त होने के बाद भी उसका उपयोग करने की शक्ति होना। नहीं, शक्ति तो है, उसका उपयोग करना मतलब पुरुषार्थ करना, शक्ति है हमारे पास, पर लब्धि मतलब हमारे पास प्राप्त है। अब मुझे है, जैसे मेरे अकाउंट में 100 रुपीज है, बट जब मैं उसको खर्च करूंगी तो मैं उसको उपयोग करूँ, मतलब वो उपयोग हो गया, है ना। हाँ, तो ये बताया था आपने। हाँ जी, बिल्कुल। फिर आपने एग्जाम्पल भी दिया था, हाँ, चाकू का, जिसमें अपने कुछ कंफ्यूजन था। हाँ और मतलब मुझे समझ में आ गया कि किसी भी चीज का जो शेप है, हाँ, वो मतलब जैसे अगर अपन सारे मनुष्य है तो अपने सब में कान है, तो बाह्य स्वरूप भले ही सबका, पर अंदर की जो उसकी कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग। कैपेसिटी नहीं बोल सकते उसको, हम अंदर का आकार बोल सकते हैं। कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। जैसे हो सकता है कि किसी को 2 घर बाद की बात भी सुनाई आ जाए, किसी को 12 योजन दूर की बात भी सुनाई आ जाए, किसी को कोई महा बात कर रहा है तो हमको यहाँ पे भी सुनाई नहीं आता। तो कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, बट आकार जो है, शेप जो बना हुआ वो सबका सेम है, आभ्यंतर शेप सबका सेम है। ठीक है, ये समझा था मुझे। और फिर आपने जो कल एग्जाम्पल, हाँ जिसमें आपने चार्ट करना बराबर, हाँ गति, जाति, हाँ पर्याप्ति और प्राण, हाँ, उसको अपन बाद आपने जब बोलते, हाँ उसको अपन बाद में, उसमें हमने थोड़ा सा, ओके कोई बात नहीं, हम उसको क्लियर करेंगे आज। हाँ नम्रता भाभी जी, आप क्या समझे इंद्रिय वाले चैप्टर से? यही सब हो गया, प्राय सब हो गया ना। फिर भी लब्धि उपयोग, मतलब देखो मेन तो इंद्रिय के दो मेन प्रकार है, भावेंद्रिय, द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रवेंद्रिय है पौद्गलिक शक्ति, भावेंद्रिय है आत्मा की शक्ति। नहीं, द्रवेंद्रिय के 2 प्रकार, हाँ, विषय को जानने की आत्मिक शक्ति, विषय को जानने की आत्मिक शक्ति भावेंद्रिय। हाँ, और द्रवेंद्रिय के 2 प्रकार, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति के 2 प्रकार है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य मतलब जो बाहर का आकार, अभ्यंतर मतलब अंदर का आकार, ये पुद्गलिक है, पुद्गल। और उपकरण, उपकरण में विषय को ग्रहण करने की पौद्गलिक शक्ति होती, उपकरण। और अभी भावेंद्रिय के पास आते हैं। भावेंद्रिय में लब्धि और उपयोग। लब्धि मतलब अगर शक्ति है उसमें, वो है लब्धि। इसमें शक्ति है, वो है लब्धि। पर उस शक्ति का जब उपयोग करेगा वो हो गया उपयोग। अगर शक्ति है, उपयोग नहीं करेगा तो कुछ काम का नहीं। शक्ति है एक अलग, वो लब्धि हो गया, उपयोग। ओके। और इंद्रियों में जो ग्रहण करने की पौद्गलिक शक्ति होती है उसे उपकरण कहते हैं। अपने विषय को, एक एक विषय को जो ग्रहण करता है वो। इसमें सबसे सीक्वेंस अगर लगाए तो सबसे पहले कौन सी चीज होना जरूरी है? सबसे पहले तो पहले काम का आकार तो होना चाहिए ना, निवृत्ति तो होनी चाहिए ना। पहले निवृत्ति होना चाहिए या पहले उपकरण होना चाहिए? उपकरण पहले। अच्छा, शक्ति होगी तो भी चलेगा, आकार हो ना हो, बराबर आकार ना हो, है ना। बाहर का आकार हो ना हो, अंदर का। देखो, जब है ना हमारा आयुष्य कर्म का बंद होता है, उस समय हमें कितनी इंद्रिय मिलने वाली है उसका बंध भी उसके साथ ही हो जाता है। जब आयुष्य कर्म का बंध होता है उसके साथ 6 चीजें एक साथ बनती है। हमारा आयुष्य कितना होगा, हमारा शरीर कौन सा होगा, हमारी स्थिति यानी हमारा आयुष्य कितना लंबा होगा, ऐसी, और हमारी इंद्रिय कितना होगी, ये सारी बातें एक साथ ही बन जाती हैं। ठीक है ना, इसको अनुबंध कहते हैं।
जब हमारा आयुष्य कर्म का बंध हुआ, अब देखो एक और नई बात कि जब आयुष्य कर्म का बंध हुआ तो ये पता चला कि हमारे पास 5 इंद्रिय हैं, है ना। अब जो 5 इंद्रिय है और यदि कोई जीव आयुष्य कर्म उसका अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाता है ना, तो भी उसके पास 5 इंद्रिय की शक्ति है, उसके पास उतनी लब्धि है, यानी लब्धि सबसे पहले होगी तभी निवृत्ति का निर्माण होगा। लब्धि मतलब क्या हुआ कि हमारे कर्मों का इतना हल्कापन होना चाहिए, इतना हल्कापन हो कि हमको वो इंद्रिय की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले क्या होगा, लब्धि इंद्रिय होगी। लब्धि मतलब हमारे कर्मों का हल्कापन जिससे हमको वो इंद्रियों की प्राप्ति हो सके, यानी ये हमने प्रॉफिट हमारे इसमें गेन हो गया, भले हमारे अकाउंट में आए कि नहीं आए लेकिन प्रॉफिट हमने ले लिया। अब उसके बाद निवृत्ति, फिर उपकरण, है ना, और उसके बाद में उसका उपयोग। हम सीक्वेंस ऐसा याद करते, मतलब मिलता हमको ऐसा है। अब अगर हमारे पास लब्धि है, हमारे पास शक्ति है, पर हमारे पास उसकी निवृत्ति नहीं है, उसका सही आकार नहीं है, उसका आकार ही गड़बड़ है, तो हमारी आत्मा में क्षय होते हुए भी हम उस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, लेकिन निवृत्ति और उपकरण नहीं है, तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। और निवृत्ति और उपकरण नहीं है तो हम वो इंद्रिय का उपयोग कर ही नहीं पाएंगे। यानी सबसे पहले हमको क्या चाहिए, लब्धि चाहिए, फिर निवृत्ति चाहिए, फिर उपकरण चाहिए, फिर उपयोग चाहिए। अब हमारे कर्मों का क्षय तो हमको लब्धि मिल गई, लेकिन हमारे पास उपकरण इंद्रिय नहीं है कि हमको उस कर्म मैंने पौद्गलिक शक्ति जो अंदर से होनी चाहिए वो चीज को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है, तो हम उस चीज को सुन नहीं सकते, है ना। तो इसका ये सीक्वेंस है। तो बाकी तो आप सब लोगों को मेरे को लगता है अच्छे से हो गया। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। एक मिनट, आपने एक बोला अभी, हाँ, कि जब आयुष्य कर्म का बंध होता है जिसको हमने अनुबंध बोला, हाँ, तब 6 डिसाइड होती है कि हमें लाइफ में क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड है, अनुबंध। जब हमारा आयुष्य कर्म का बंध होगा उसके साथ में 6 बातों का बंध होता है, उसको हम अनुबंध कहते हैं। हमारा लाइफ कितनी होगी, हमारी अवगाहना कौन सी होगी, हमारा शरीर कौन सा होगा, हमारे इंद्रिय कितनी होगी, हमारी स्थिति कितनी होगी, ये सब चीजों का निर्धारण उसके साथ हो जाता है। ठीक, अच्छा, वो हम बाद में सीखेंगे क्या? ये आप, हाँ, ये जब आप तत्व प्रचेता बन जाओगे उसके बाद में सीखोगे। बट ये क्योंकि हमने लब्धि क्यों सबसे पहले ली, लब्धि होना क्यों जरूरी है। आयुष्य अवगणना, अवगणना मतलब हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा शरीर कौन सा होगा, हमारी स्थिति कितनी होगी, हमारी इंद्रियां कितनी होगी, इन सब बातों का बंध उस समय हो जाता है। ठीक है ना। 5 ही हुए नहीं, आयुष्य अवगणना, शरीर, स्थिति, इंद्रियां। एक मैं मिस कर गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं फिर वापस याद करके बताती हूँ। लब्धि, निवृत्ति, उपकरण, उपयोग, और इसका यह सीक्वेंस रहेगा ना, लब्धि, निवृत्ति, उपकरण और उपयोग। हाँ जी, हाँ, याद रखने का। उपकरण और उपयोग सबसे आखिरी में, वो वाले शब्द सबसे आखिरी में। तो सबसे पहले लब्धि, क्योंकि आत्मिक शक्ति के बिना तो कुछ मिलना ही नहीं हमको, तो सबसे पहले हमको लब्धि चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में निवृत्ति, कहते हैं आकार जो हमें दिखाई दे रहा है, चलो हम उस चीज को ले लेते हैं। फिर उपकरण और उपयोग करेंगे। उपयोग वैसे भी सबसे आखिरी में होता है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी हम उपयोग नहीं कर पाते, है ना, इसलिए। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अपने, हाँ वर्षा जी, आपको कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन था तो पहले वो ले लेते हैं। नहीं, मतलब मुझे इतना नहीं जमा वो करना, या मैंने बहुत कोशिश भी नहीं की बोल सकते हैं उसमें, करती थी तो शायद वापस पढ़ा जाता था। मुझे ये समझ गया इंद्रिय कितने हैं उसमें, उनकी गति समझ गई। जो आपने एग्जाम बोले थे ना, अनार, गुलाब, चींटी, भंवरा, देवता और मनुष्य, कितने क्या क्या है। वैसे तो आपने अलग डाले हैं, और पर आपने क्लास में बोला था कि इनके आप एक चार्ट बनाना। हाँ, राइट। तो चार्ट मेरा बनाने का तात्पर्य ये था कि केवल संख्या नहीं लिखनी है, हमको उसके नाम भी लिखने हैं, क्योंकि जब तक हम नाम नहीं लिखेंगे हमको चीज आगे क्लियर नहीं होगी। बराबर, आपने बोल दिया हाँ 4 पर्याप्ति होगी, अब कौन सी 4 पर्याप्ति होगी हमको ये भी लिखना जरूरी है ना। अब किसी में 5 आ रही है तो क्यों 4 नहीं आ रही है, क्यों 5 आ रही है, हमको ये भी मालूम होना जरूरी है। में आया कि ये चार्ट पूरा करने के लिए मुझे अभी तक की पूरी थरो रिवीजन करनी पड़ेगी, तभी मैं ये लिख पाऊंगा। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? मैंने नंबर लिखा पर वो सही थे क्या नंबर? नहीं, मैं चेक एक कभी नहीं किया, मैंने बोला कि आंसर सबके क्वेश्चन के आंसर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक जो आंसर था ना उसी का कॉपी पेस्ट मेरे पास दूसरा आंसर आया था। तो फिर मैंने सोचा कि
अभी वो क्लास में आए नहीं, इनमें 3 जन है, तो अपन ही लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, जो नहीं आए वो नहीं आए। तो मुझे ये बताओ कि जो आपने लिखा कि भाई अनार है और अनार में हमने पर्याप्ति लिखी, पर्याप्ति हमने कितनी लिखी? मैंने पर्याप्ति तक पहुंची नहीं, मैंने उसमें से गति इंद्रिय लिखा। ओके, 4 हाँ ठीक है, कोई बात नहीं वर्षा भाभी, आप सुनो, आपको आंसर पता चल जाएगा। पर्याप्ति हमने 4 लिखी, क्यों लिखी 4 क्यों लिखी हमने? क्योंकि अपर्याप्त जीव है वो साढ़े 3 पर्याप्ति ही पूरी करता है, मेन तो रीजन वो है। अच्छा, मेन रीजन ये नहीं है, हाँ उसके बाद मेन तो नहीं, एक रीजन वो भी है, एक रीजन वो भी है। एक्चुअली आहार में शरीर है, इंद्रिय है, आहार इंद्रिय शास्त्र 4 है उसमें, हाँ, मन और भाषा नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले देखो वर्षा भाभी, अगर कोई एक इंद्रिय जीव है, किसी भी जीव में अगर वो संसार में है, उसमें शरीर होना बहुत जरूरी है। हमने ये बात सुनी है कि बिना शरीर के कोई भी जीव संसार में रह ही नहीं सकता। कंफर्म? मतलब शरीर औदारिक कभी में रहेगा। औदारिक नाम मतलब कोई भी जीव हो सकता है, अगर वो देवता नारकी होगा तो हमको बैकरी शरीर लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम ये बोल रहे केवल शरीर होना बहुत जरूरी है ना, तो शरीर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसका इतना भी क्षमता नहीं हो कि उसको एक भी इंद्रिय प्राप्त नहीं हो, लेकिन यानी इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम जीवों में एक इंद्रिय तो होती ही होती है। क्लियर? तो हमने ये बोला कि शरीर भी होना चाहिए, जीव संसार में तो शरीर होगा, अगर वो अंतराल गति में है कोई बात नहीं, उसमें तेजस और कार्बन शरीर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने बोला शरीर मस्ट है। फिर अगर नारकी है, नहीं अगर नारकी है तो उसका शरीर रहेगा ही रहेगा, हर जीव को रहेगा। इस दुनिया में कोई भी जीव है, अगर कोई यहाँ मर भी जाता है और वो अंतराल गति में भी जाता है ना दूसरा शरीर लेने के लिए, तो भी उसके पास 2 शरीर होंगे। मतलब इस दुनिया में कोई भी जीव शरीर के बिना रह नहीं सकता, है ना। अगर बिना शरीर रहेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा, उसको इस दुनिया में रहने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमने ये चीज समझ ली कि अगर जीव है उसको शरीर होना बहुत जरूरी है ना, मस्ट चीज है। दूसरी बात, अगर कोई भी जीव है तो कम से कम उसका इतना क्षमता होगा कि उसमें एक ना एक इंद्रिय तो होगी, और एक अगर इंद्रिय होगी तो वो स्पर्शन इंद्रिय होगी, राइट? ठीक है। अब बिना श्वास के जीव जीवित नहीं रह सकता। श्वेता जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही तो आप म्यूट कर लोगे प्लीज, और वीडियो ऑन कर लो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई थॉट। तो दूसरी बात यह है कि अगर वो जीव है तो उसको कम से कम एक इंद्रिय तो होगी ना, राइट? अब और एक ही है स्पर्श रहेगा। क्या? अगर एक इंद्रिय है तो वो स्पर्श ही रहेगा। यस, एक इंद्रिय तो वो स्पर्श रहेगा। थर्ड वन बात है कि बिना श्वासोश्वास के जीव जीवित कैसे रहेगा, है ना, तो श्वास भी चाहिए। अब कोई जीव उत्पत्ति स्थान में आता है तो सबसे पहले वो क्या लेता है? आहार पर्याप्ति लेता है, आहार ग्रहण करता है ना। तो हमने जब पर्याप्ति निकालने की कोशिश की तो सबसे पहले हमने आहार पर्याप्ति ली, फिर हमने शरीर पर्याप्ति ली, फिर हमने इंद्रिय पर्याप्ति ली, और फिर हमने श्वासोश्वास पर्याप्ति ली। एक ही जीव अगर अपर्याप्त रहेगा तो 3.5 पर्याप्ति, और पर्याप्त होगा तो उसमें 4 पर्याप्ति होगी। अब मैंने बोला था हमारे घर में जो फ्रिज में सब्जी है, मतलब वो जन्म लेके बड़ी हो चुकी है, उसकी पर्याप्ति पूरी हो चुकी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था, अगर मैं बोलती सारी जीव है ना, अगर मैं बोलती जितनी वनस्पति है उसमें, तो कोई की 3 पर्याप्ति है, कोई की 3.5 पर्याप्ति है, कोई की 4 पर्याप्ति हो गई है। तो हमको पर्याप्त रहेगा। यस, तो मेरे को ये, अगर हमको सारी वनस्पति के बारे में पूछा तो मुझे ये बोलना पड़ेगा अगर वो जीव पर्याप्त है तो 4 पर्याप्ति, अगर वो जीव पर्याप्त नहीं है तो 3.5 पर्याप्ति। ठीक, इसलिए मैंने कहा कि जो चीज हमारी, जो सब्जी हमारे फ्रिज में है, ठीक है ना, क्योंकि उसे पर्याप्त दिखाना था। ठीक है। अब हमने निकाल लिया कि जो वनस्पति है तो वनस्पति काय का जीव है ना। काय 6 प्रकार के होते हैं ना, पृथ्वी, अब तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस। अगर सब्जी तो वनस्पति काय का जीव है तो हमने काय लिख दिया कि वनस्पति काय का है। इंद्रिय हमने निकाल ली, उसकी एक ही इंद्रिय होती है। जाति हमने निकाल ली, किसकी एक इंद्रिय होती है। ठीक है ना। अब मैंने प्राण निकालने के लिए 3 कॉलम बनवाए थे। तो जाति और इंद्रिय एक ही रहेगा ना। पहला बोले जाति, अगर इंद्रिय वो लिखना पड़ेगा। इंद्रिय लिया तो अपने को स्पर्शनेंद्रिय है कि रसनेंद्रिय की घ्राणेंद्रिय की 3 लिखना पड़ेगा। यस, और अगर हमको जाति लिखनी तो वो 1 इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की, 3 इंद्रिय, वो हमको लिखना पड़ेगा। तो इज डिफरेंट, मतलब एक अगर अंदर सूक्ष्मता से देखा जाए तो इंद्रिय
और जाति में ज्यादा अंतर नहीं है, जो जितना इंद्रिय वाले जीव है उसको एक विभाग में रखना। पर जाति का मतलब क्या होता है कि ये जरूरी है। यस, जाति का मतलब होता है समान इंद्रिय वाले जीवों का एक विभाग है, ठीक है। मतलब भले वो पृथ्वी काय हो, अप काय हो, तेजस काय हो, वायु काय हो, वनस्पति काय हो, ये सारी काय में एक ही इंद्रिय पाई जाती है, इसलिए हमने उसको एक इंद्रिय में कर दिया। मतलब समान जाति वाले जीवों का जब हम विभाग करते हैं तो हमने उसको अलग अलग में डाल दिया, ये फर्स्ट के बच्चे, ये सेकंड के बच्चे, थर्ड के बच्चे, ओके। तो फर्स्ट के जितने बच्चे हैं, भले वो ए बी सी डी जितने भी ग्रुप में पढ़ते हैं, हमने सबको एक क्लास में डाल दिया। वैसे ही जाति मतलब समान इंद्रिय वाले जीवों का जो विभाग होता है उसे हम जाति कहते हैं। और जब हमसे इंद्रिय पूछी जाएगी तो हमको इंद्रिय बताना पड़ेगा कि नहीं उसके पास स्पर्श इंद्रिय है, नहीं 2 इंद्रिय वाला तो स्पर्श रसन इंद्रिय है, ओके, ठीक है ना। तो जाति और इंद्रिय में ये अंतर है। अब हम अभी पर्याप्ति ध्यान में आ गया। पर्याप्ति कितनी होती है? मैंने पर्याप्ति बताया था, तब मैंने ये भी बताया था कि एक इंद्रिय जीवों को छोड़कर असन्नी त्रियंश पंचेंद्रिय तक सारे जीवों में केवल 5 ही पर्याप्ति पाई जाती है, क्योंकि उनके पास मन नहीं है तो मन पर्याप्ति पाई नहीं जाएगी। सेकंड बात, जो बेंद्रिय जीव है, जो कि लट सीप शंख होते, छोटे छोटे से जीव होते हैं, हम अपने अनाज में भी देखते हैं, कोई जीव जंतु हो जाते हैं तो, है ना, कितने छोटे होते हैं, जिनमें रस इंद्रिय आ जाता है ना, उसमें जिसमें मतलब जीव आ जाती है उसमें रसन इंद्रिय भी मान लेते हैं। मतलब बहुत छोटा सा उनका विकास होता है, बहुत ज्यादा उनके पास विकास नहीं है, वह बहुत ज्यादा वो बोलते भी नहीं है, उनके केवल व्यवहारिक शब्द 2-4 होते हैं, बट उनमें भाषा इंद्रिय पाई जाती है, भाषा मानी जाती है उनमें, इसलिए हम रस इंद्रिय। मतलब अगर रस इंद्रिय है तो भाषा है। यस यस, अगर रस इंद्रिय है, यस, अगर रस इंद्रिय है, अगर आप प्राण निकालने जाओगे तो आपको उसमें वचन बल प्राण भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रस इंद्रिय है ना, वो व्यवहारिक भाषा बोलता है ना, तो हमको वचन बल प्राण भी लेना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो अब हम प्राण की तरफ चलते हैं। कैसे पता चलेगा कि किसमें कितनी इंद्रिय है? ये तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इंद्रिय जीव कौन कौन से, बेंद्रिय जीव कौन से, तेंद्रिय जीव कौन से। जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि ये जीव कितने इंद्रिय वाले, तब तक हम उसकी बाकी चीज नहीं निकाल पाएंगे, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अनार गुलाब ये एक इंद्रिय है, यस यस, और चींटी त्रिइंद्रिय है, राइट, सही है। भंवरा 4 है, हाँ सही है, मनुष्य और देवता 5 है। हाँ जी, 5 इंद्रिय वाले जीव है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट बोलते हैं कि अपन को प्राण निकालना है, ठीक है ना। एक इंद्रिय, अभी तक हम अनार पे बैठे हैं तो हमको उसके प्राण निकालना है। प्राण हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था 3 ब्लॉक बनाना, 10 प्राण है टोटल, 10 प्राण है ना, 5 इंद्रियों के 5 प्राण एक लाइन में लिखना, दूसरी लाइन में मनोबल, वचन बल, काय बल लिखना, तीसरी लाइन में श्वासोच्छ्वास और आयुष्य प्राण लिखना, ठीक है। ये 3 ब्लॉक आप बनाओगे तो देखो, यदि मुझे अनार भी लेना है तो मैंने श्वासोच्छ्वास और आयुष्य प्राण तो लेना है ना, कोई भी बिना श्वासोच्छ्वास के आयुष्य प्राण के जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं मनोबल, वचन बल, काय बल में जाती हूँ तो उस जीव में केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है, एक ही इंद्रिय है, तो हम उसमें हाँ, तो केवल काय बल ही लेंगे उसमें, ठीक है। अब हम इधर की साइड, बस कायबल क्यों? क्योंकि काया का शरीर है ना उसके पास। हमने बोला था ना कि बिना शरीर के तो कोई जीव रह नहीं सकता है शरीर दुनिया में। मतलब उसमें 4 प्राण आ गए ना, अनार में 4 प्राण आ गए। यस यस यस, 4 प्राण कैसे? कायबल किसी एक इंद्रिय को आयु दे रहा है, शरीर है मतलब काय है, ठीक है। कायबल श्वासोच्छ्वास, आयुष्य और सिर्फ स्पर्शेंद्रिय, बस। तो ये एक इंद्रिय जो जहां होगी वहां 4 प्राण, 4 पर्याप्ति पाई जाती है। कोई भी जीव है अगर उसने जन्म लिया है तो उसमें औदारिक, तेजस, कार्मण, वो अगर मनुष्य और तिर्यंश गति का जीव है तो उसमें ये चीज पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। अरे 3 शरीर तो होंगे ना, मैंने तो कहा ना कि बिना शरीर के इस दुनिया में जीव होता ही नहीं है, तो जीव नहीं होगा तो कैसे, मतलब शरीर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा ना। तो हमने 3 शरीर ले लिए, क्योंकि यदि कोई अंतराल गति में भी है तो उसमें कितने जीव, कितने शरीर होंगे, मतलब अभी तक उसने नया जन्म स्थान पे वो पहुंचा नहीं है, तो भी तेजस और कार्मण 2 शरीर तो उसके पास है ही है ना। ये कायम रहेंगे ही रहेंगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और यदि मैं मर जाती हूँ, ये ना मिले, ये 2 तो उसके साथ रहने वाले, बिल्कुल, जब तक वो जीव मुक्त नहीं होगा, हाँ, जब तक वो जीव मुक्त नहीं होगा, तेजस कार्मण तो हमेशा हमेशा रहेंगे।
फिर वो जिस गति मुक्त में जीव में कोई भी उसमें कुछ भी नहीं रहेगा ना, अगर जीव मुक्त है तो अगर शरीर होगा तो जीव मुक्त नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि शरीर जो कर्मठ शरीर है वो कर्म से बंधा हुआ है, जब तक कर्म उसके साथ जुड़ा है मुक्त कैसे होगा, है ना? राइट, बिल्कुल। तो अभी अगर आप 1-2 बार पर्याप्ति और प्राण निकाल लोगे ना, आपको वो निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, अब मान लो अभी हमको निकालना है चींटी के लिए, तो चींटी के लिए हम क्या निकालेंगे? वो तिर्यंच गति का जीव है। सुषमा भाभी, आपने क्या निकाला है तिर्यंच गति के जीवों में? क्या बोले आप? तिर्यंच गति के जीव के लिए हमने चार्ट बनाने के लिए दिया था, उसमें आपने क्या क्या निकाला है आप बताएं? देखो, गति निकाली तिर्यंच, काया निकाली 6, कौन सी इंद्रिया निकाली? एक मिनट धीरे धीरे बोलो ना। काया कौन सी निकाली है आपने? वो नहीं, नंबर्स डाले हैं मैंने। हाँ, तो कौन सी काया डाली है? नंबर्स में आपने नंबर डाले तो आपको पता होगा ना कि काया कौन सी है। वो देखना पड़ेगा, मैं बुक्स में से नहीं उनको ही बताने दो। हाँ बोलो। हाँ धीरे धीरे में। हाँ वर्षा भाभी, 1 मिनट उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने दो। हाँ बोलिए। देखो, गति निकाली थी तिर्यंच, बिल्कुल बिल्कुल। काया निकाली थी तिर्यंच, 6 निकाली थी। 6 निकाली थी, छठवीं निकाली। 1 मिनट मेरी बात सुनो सुषमा भाभी, आपने 6 काया निकाली कि छठवीं काया निकाली? यस, आप ऐसा करेंगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि नंबर नहीं लिखना है, हमको नाम लिखना है। त्रस्काय, आपने उसको त्रस्काय क्यों लिखा? त्रस्काय क्यों लिखा आपने? कैसे समय जैसा याद आया वैसे लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताओ, आपने त्रस्काय लिखा है तो उसका एक कारण है, वो त्रस्काय आपने क्यों लिखा है? चलन करती है, चलन करती है। बोलो सुषमा, एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि मैं बता सकती हूँ। हाँ, 1 मिनट सुषमा अभी आंसर दे रहे। हाँ बोलो, सोच के आंसर दो, कोई घाई नहीं है। हाँ, आपका क्या कहना है कि कैसे निकाली मैंने वो? क्यों हर किसी चीज का एक कारण होता है ना, उस कारण को जानना चाहती हूँ कि आपने अगर छठवीं काया निकाली है, अगर आपने त्रस्काय निकाली तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को आंसर भी भेजे, संभवतः ऐसा, मेरी दृष्टि से ऐसा, ऐसे भी आंसर आए मेरे पास, पर वो तत्व में तो मेरी दृष्टि से संभवतः चीज ही नहीं चलती है, इसमें तो जो चीज होती है वो फिक्स ही होती है ना? तो मैं आपसे रीजन जानना चाहती हूँ। वो तो मैं बुक्स पढ़ते। अच्छा ओके, हमने त्रस्काय इसलिए निकाली क्योंकि वो जो त्रस जीव होता है ना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान गमनागमन करता है, जो अपने सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा आ सकता है, उस जीव के लिए हम त्रस्काय। हाँ वही तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके मुझ से। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। हम सीखने के लिए तो बैठे हैं, हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं सीखने के लिए बैठे हैं, है ना? चलिए आगे बोलिए। और क्या निकाला चीटी में? इंद्रिया निकाली थी। कौन सी 3 निकाली? आप में कौन सी 3? घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय। ठीक है, स्पर्श, ठीक है ना? स्पर्श सबसे पहले आएगा। ओके, अब आपने इसमें पर्याप्ति कितनी निकाली? और क्यों निकाली? पर्याप्ति नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली आपने पर्याप्ति? समझ ही नहीं आ रहा था मेरे। अच्छा, वो समझ नहीं आता। अभी मैंने आपको बताया पर्याप्ति निकालना वर्षा भाभी को, तो आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अपन वापस समझने का प्रयास करेंगे। नम्रता भाभी जी, आप बताओ कि चीटी में पर्याप्ति कितनी और क्यों? 4 पर्याप्ति है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पर्याप्त है सबसे पहले तो। हाँ, मैंने मान लिया और उसमें हाँ। आहार है, शरीर है, इंद्रिय है, श्वास है। अच्छा, और वो पंचेंद्रिय नहीं है तो उसको मन और वो नहीं है। ओके, मैंने तो एक सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एकेंद्रीय जीवों को छोड़कर असन्निध तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों में, जिनमें रसनेंद्रिय आ जाता है, उसमें कौन कौन सी भाषा पर्याप्ति भी आ जाती है, मैंने बोला था ना?
कि जिसमें रसनेंद्रिय आती है उसमें भाषा पर्याप्ति आएगी अगर हम पर्याप्ति निकालने जाएंगे, जिसमें रसनेंद्रिय आ जाती है उसमें वचन बल भी आएगा अगर हम प्राण निकालने जाते हैं तो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 5 पर्याप्ति लेनी होगी। अब सुषमा भाभी मैं आपको वापस एक बार बताती हूँ पर्याप्ति क्या होता है ना। पर्याप्ति आप कैसे समझते हैं? ये सेंटेंस वापस बोलो तो लिख लेते हैं हम ये जो पर्याप्ति वाला। हाँ जी लिख लीजिए। एकेंद्रीय जीवों को छोड़कर असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय तक के जीवों में 5 पर्याप्ति होती है। रीजन, क्योंकि उसमें रसनेंद्रिय आ जाती है ना, जिसमें रसनेंद्रिय आएगी उसमें भाषा पर्याप्ति होगी, जिसमें रसनेंद्रिय आ जाएगी उसमें वचन बल होगा। ओके ठीक है। हाँ, तो अब पर्याप्ति किसे कहते हैं? जब कोई जीव एक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुआ, अब वो दूसरी जगह उत्पत्ति लेगा ना। हाँ जी सॉरी डिस्टर्ब करने, लाइन एक बार वापस बोलना। एक इंद्रिय जीवों को छोड़कर असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक, हाँ, सभी जीवों में 5 पर्याप्ति पाई जाती है। अच्छा, मतलब ये हुआ, उसका मतलब समझे भाभी, मैंने सिर्फ सेंटेंस बोला है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों में, मतलब अगर मनुष्य है, असन्नी मनुष्य है जो अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है, वो तो अपर्याप्त अवस्था में मर रहा है, फिर भी उसमें इंद्रिय पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति होगी, है ना। वो श्वासोश्वास लेगा, छोड़ने से पहले मृत्यु को प्राप्त होगा, ठीक है ना, तो उसमें भी यह पर्याप्ति होगी। ओके ठीक है, चलिए। अब पर्याप्ति क्या होता है? जब जीव एक जगह से दूसरी जगह उत्पन्न होने के लिए जाता है। एक बात बताओ मेरे को सुषमा भाभी, एक जीव अगर यहाँ मर गया है, कितने समय में वो दूसरी जगह जाके उत्पन्न हो जाएगा? कितना टाइम लगता है? कुछ अंतर काल, कितना अंतर काल? अंतर मुहूर्त लगता है 1 2 3 ऐसे। क्या क्या बोले आप सुषमा भाभी? 1 2 3 2-3 अंतराल में कुछ तो भी ऐसा है, कुछ तो भी ऐसा है। ओके, कुछ तो भी ऐसा है। शुरू से क्लास अटेंड की नहीं, आपको पता नहीं था क्या? हाँ हाँ भाभी जी आप बोलो। ओके कोई बात नहीं। नम्रता भाभी जी आप बताओ, कितने समय में जाके? 1 घुमाओ, 2 घुमाओ, 3 घुमाओ करता है। 1 घुमाओ ना, मैं तो टाइम पूछा ना आपसे कि कितने समय में जाके उत्पन्न होगा? एक समय में जाके उत्पन्न होगा। नहीं, देखो सुनो, यदि कोई ऋजु गति करता है ना, एक समय में जाके उत्पन्न हो सकता है। अगर वो 1 घुमाव करेगा तो 2 समय, 2 घुमाव करेगा तो 3 समय, 3 घुमाव करेगा तो 4 समय में, मैक्स टू मैक्स 4 समय, मैक्स टू मैक्स 4 समय में वो जीव यहाँ से जाके वहां जाके उत्पन्न हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि वो बेचारा मर गया कि जिंदा है, वो तो जाके उत्पन्न भी हो गया। ठीक है ना। अब समय कितना छोटा होता है? नहीं, देखिए अरे सुनो, वो जो गति कर रहे हैं उसे हम अंतराल गति कहेंगे। अंतर मुहूर्त 2 समय से लेकर 48 मिनट में कुछ समय का जो टाइम है उस सबको हम अंतर मुहूर्त कहते हैं। पर जिस चीजों का टाइम फिक्स है उसको हम समय के हिसाब से गिनते हैं। अब समय कितना छोटा होता है? हमने एक पलक झपकी, उसमें तो असंख्य समय बीत गए। अब सोचो कितना कम समय लगता है उसको अपने उत्पत्ति स्थान में जाने के लिए। हमने एक पलक झपकाना, मैंने ऐसा किया, उस 1 घुमाव को 1 समय, 2 घुमाव को 3 समय, 3 घुमाव को 4 समय। नहीं, एक घुमाव होता ही नहीं है। एक घुमाव अगर होगा तो उसको 2 समय लगेगा। जब वो ऋजु गति कर रहा है, वो घुमाव कर ही नहीं रहा है, तब उसको 1 समय लगेगा, है ना।